अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि एलएलबी पार्ट 3 जो कि ओल्ड कोर्स वाले हैं उनके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके कौन कौन सा पेपर है और किस किस पेपर में आपने कौन कौन सी किताब पढ़नी है, तो फिर आपका 100 मार्क्स का पेपर तैयार होगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा स्केरी होता है, जब जैसे ही आप अगले पार्ट में मूव करते हैं आपको समझ नहीं आती कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। बाद स्टूडेंट्स को तो ये चीज़ समझने में पूरा साल गुजर जाता है कि वो गेट नहीं कर पा रहे होते कि हमने 100 मार्क्स की प्रेपरेशन के लिए 2 किताबें 3 किताबें कैसे पढ़नी है, या पेपर कितने नंबर का होता है, किस किताब में से कितना पोर्शन आएगा। तो इसके लिए ये वीडियो जो है वो लाजमन मेरे ज़िम्मे थी कि मैं ज़रूर ये चीज़ आपको बताऊँ। तो ये कोर्स आपकी आउटलाइन है, ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे, इतने इतने मार्क्स का ये पेपर होगा। एक सब्जेक्ट के लिए आगे से फर्दर कितने सब सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं उन सब की डिटेल हम आज जानेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो सिलेबस मैं आज बताने जा रही हूँ ये जस्ट एलएलबी पार्ट 3 जो कि ओल्ड कोर्स वाले हैं उनके लिए है। न्यू कोर्स वालों की जो आउटलाइन है वो चेंज हो चुकी है, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स उन्होंने हमारे जो अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में उस वाले ऐड किए हैं, तो वो मर्ज हो जाएंगे। उसके लिए फिर हम न्यू कोर्स वाली लहदा से बनाएंगे। लेकिन इसमें आपने जस्ट वो वाले बच्चे हैं जिनका एलएलबी पार्ट 3 ओल्ड कोर्स वाला है, आप लोगों को बखूबी पता होगा बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो ओल्ड कोर्स वालों की जो आउटलाइन है वो कुछ यूँ है। पहला उनका पेपर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का है जो कि 100 मार्क्स का है। ये सिंपल, आपको एक ही किताब पढ़नी पड़ेगी और एक ही किताब आपने जब तैयार कर ली आपका 100 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाएगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। दूसरा पेपर आपका इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का है। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, वर्ड्स भी आप बड़े हो गए क्योंकि आप भी एलएलबी पार्ट 3 में आ गए हैं। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का भी पेपर कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट एक किताब आपने पढ़नी है और आपको 100 मार्क्स का पेपर आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद थर्ड आपका पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1। इस पेपर को जब आपने तैयार करना है तो आपने 2 किताबें पढ़नी है। 50 मार्क्स के लिए आपने यूके यानी कि हमारा जो बरतानिया है उसका आइन पढ़ना है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। और बाकी के 50 मार्क्स के लिए आपने जो अमेरिका का आइन है, यूएसए का आइन है और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने उसको पढ़ना है। दोनों आइन जब आप तैयार कर लेंगे फिर आप कह सकेंगे कि हमारा 100 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तैयार हो गया है। यानी कि इस 100 मार्क्स के पेपर को तैयार करने के लिए आपने 50 मार्क्स का ब्रिटिश का भी पढ़ना है और 50 मार्क्स का अमेरिका का भी पढ़ना है, तो फिर आपका 100 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाएगा। चौथा आपका सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के यानी कि 100 मार्क्स आपने सिक्योर करने के लिए पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयार करना है 1872 का, जिसके लिए 80 मार्क्स आपको मिलेंगे। 4 सवाल उसमें से आएंगे, वो हम सवालों की डिस्कशन बाद में करते हैं। 80 मार्क्स की तैयारी के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है 1872 का, और बाकी के 20 मार्क्स आपने सिक्योर करने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ना है। तो ये दोनों एक्ट जब आप पढ़ लेंगे फिर आप कहेंगे कि हमारा जो चौथा पेपर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 100 मार्क्स का, वो तैयार हो गया है। उसके बाद पांचवा आपका पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड ईजमेंट का। इस पेपर 100 नंबर के तैयार करने के लिए भी आपने 2 किताबें पढ़नी है। एक आपने लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ना है 80 मार्क्स के लिए और एक आपने ईजमेंट एक्ट पढ़ना है 20 मार्क्स के लिए। तो दोनों जब आप लॉ पढ़ लेंगे तो फिर आप कहेंगे हमारा 100 मार्क्स का पेपर तैयार हो गया। उसके बाद लास्ट आपका सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ के 100 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए आपने 3 एक्ट पढ़ने हैं। पहले आपने जनरल क्रिमिनोलॉजी पढ़नी है, उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। डिफाइन में करें क्राइम क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाया गया है, इन सब से रिलेटेड, ठीक है, 20 मार्क्स के लिए। और उसके बाद 80 मार्क्स के लिए आपने 2 किताबें पढ़नी है। एक आपकी पीपीसी है यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान, और एक आपका हुदूद ऑर्डिनेंस है 1979 का जो कि ज़िया के दौर में बनाया गया था। तो ये 2 किताबें जब आप पढ़ेंगे यानी कि इन रियल 3 किताबें ये बनती हैं, लेकिन चूंकि उसने 80 मार्क्स के पोर्शन में ही 2 किताबें मर्ज कर दी हैं तो हम ओवरऑल यही कहेंगे कि 2 किताबें, लेकिन असल में ये 3 किताबें आप पढ़ेंगे तो फिर आपका क्रिमिनल लॉ वाला 100 मार्क्स वाला पेपर तैयार हो जाएगा। इतनी तो आपको आप समझ आ गई कि 2 किताबें तो सिंपल है, हमने एक एक किताब पढ़ी, हमारा 100 मार्क्स सिक्योर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपने 2 किताबें पढ़नी है 50-50 के लिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने 2 पढ़नी है, एक 80 की है और एक 20 की है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी 2 है, एक 80 की है एक 20 की है। क्रिमिनल लॉ में भी 2 है, एक 20 की है एक 80 की है। लेकिन अब आगे हम बात करते हैं कि सवालात किस तरह से आएंगे। वो तो हमने वैसे पेपर्स भी डिस्कस किए हुए हैं, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर ये डिस्कस करना बहुत पहली वीडियो था कि आपको पता होगा आपने क्या कुछ पढ़ना है, उसके बाद फिर आप अंदर डीप जाएंगे। तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस वाले पेपर में ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें आपका हर सवाल 20 मार्क्स का होता है, 20 फॉर ईच। हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। और आपको एलएलबी में 50% वो मिलती है चॉइस, यानी कि टोटल आपके सवाल 10 आएंगे और 10 सवालों में से आपने 5 सवाल अटेम्प्ट कर लेने हैं।
जब आपको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का पेपर आपके सामने आएगा तो उसमें से एग्जामिनर ने 10 सवाल आपको दिए होंगे। उन 10 सवालों में से आपने कोई सारे 5 सवाल उठा लेने जो आपने करने हैं, जो आपको आते होंगे। तो 5 सवाल करने से आपके 100 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। 20 नंबर का एक सवाल होगा। बिल्कुल इसी तरह आपका इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के पेपर में भी होगा। 10 सवाल आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपने 5 सवाल ऑप्ट कर लेने हैं, 5 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर सवाल 20 नंबर का होगा और आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 100 नंबर का पूरा हो जाएगा। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इस पेपर के आपके 2 पोर्शन बने होंगे। पहला होगा पार्ट 1, दूसरा होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में तकरीबन आपको उसने 6 सवाल पूछे होंगे। पार्ट 1 में कितने सवाल होंगे? 6। इन 6 सवालों में से आपने 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट 2 में भी उसने आपको 6 सवाल पूछे होंगे। 6 सवालों में से आपने 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। इसमें थोड़ा सारा स्ट्रेटजी उसकी चेंज है। 3 सवाल आपने करने हैं, 2 सवाल 20 नंबर के होंगे और 1 सवाल 10 नंबर का होगा। यहाँ पर भी 2 सवाल 20 नंबर के होंगे और 1 सवाल आपका 10 नंबर का होगा, यानी कि 50 इसके और 50 इसके। अब इसमें जो पार्ट 1 है वो आपका यूके का होगा, बरतानिया के आइन का होगा। उसके उसने आपको 6 सवाल पूछे होंगे। कोई एक नोट पे होगा, एंड वाला छोटा होगा, 2 टर्म्स में से आपने एक करनी है। तो आपने उनमें से कोई सारे 3 सवाल आप कर लेने हैं, 2 20-20 नंबर वाले और 1 10 नंबर वाला। तो आपका सवाल वो 50 नंबर का पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसी तरह अमेरिका के आइन में से भी वो आपको 6 सवाल देगा, जिसमें से आपने 3 चूज करने हैं। 2 आपके 20-20 नंबर के होंगे, 1 आपका 10 नंबर का होगा। तो आपका ये 100 नंबर का पेपर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाले पेपर में आपका जो पहला पोर्शन होगा पार्ट 1, उसमें आपको वो टोटल 8 सवाल देगा। 8 सवाल देगा और उसमें से चॉइस आपके पास होगी कि आपने 4 सवाल कोई सारे वैसे चूज कर लेने हैं। उसमें से आप 4 सवाल चूज करेंगे, हर सवाल 20 नंबर का होगा, तो आपके 80 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। जो आपका पार्ट 2 होगा यानी कि ईजमेंट एक्ट का, उसमें वो आपको 2 सवाल देगा। 2 में से आपने 1 सवाल चूज कर लेना है जो कि 20 नंबर का होगा, और इस तरह आपका 80 और 20 मिला के 100 मार्क्स का पेपर खत्म हो गया। इसी तरह टॉट लॉ वाले पेपर में वो आपको पार्ट 1 में कहेगा, टोटल आपको वो 8 सवाल देगा और 8 सवाल में से आपने 4 सवाल करने होंगे, 20 नंबर का हर सवाल 80 नंबर के। और उसके बाद पार्ट 2 में वो 2 सवाल पूछेगा, उसमें से आपने 1 सवाल करना है और आपका 20 मार्क्स का ये पोर्शन हो गया। तो आपका ये सब टॉट वाला पेपर हो गया। बिल्कुल इसी तरह क्रिमिनल लॉ में भी पहले वो आपको पार्ट 1 में 2 सवाल देगा, जिसमें से आपने 1 सवाल करना है ताकि आपके 20 नंबर पूरे हों। उसके बाद पार्ट 2 में से वो आपको 8 सवाल देगा। 8 सवालों में से आपने कोई सारे 4 सवाल चूज कर लेने हैं, ऑप्ट कर लेने हैं, इंतखाब कर लेना है उनका। तो आपके जो 80 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। इसमें चूंकि मैंने 2 चीज़ें लिखी है, पीपीसी भी है, हुदूद ऑर्डिनेंस भी है, तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। पास पेपर से अगर हम जब डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें बाद में ऐसा हुआ है किसी एनुअल में, किसी सप्लीमेंट्री में, कि उसने 8 के 8 सवाल ही पीपीसी में से दे दिए हैं। उसने हुदूद ऑर्डिनेंस में से कोई सवाल नहीं पूछा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उसने 6 सवाल पीपीसी से पूछे और 2 सवाल हुदूद ऑर्डिनेंस में पूछे, लेकिन फिर भी आपके पास बिग चॉइस होती है। आपने 8 में से कोई सारे 4 सवाल ऑप्ट करने होते हैं। तो ये आपका टोटल सिलेबस था। मार्क्स की कंट्रीब्यूशन ऐसे होगी, ये किताबें थी, ये उनके सब पार्ट्स थे, इतने इतने मार्क्स का पेपर था। टोटल आपके ये 6 सब्जेक्ट्स बनते हैं एलएलबी पार्ट 3 ओल्ड कोर्स वाले, ठीक है। उसके बाद अगर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका दे दें कि ये किताबें क्या क्या हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। इसमें आप देखें जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है ना, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इज टोटली रिलेटेड विद योर इस्लामियात। इसमें जूरिस्प्रूडेंस का बेसिकली जो जूरिस्प्रूडेंस है इसका मतलब होता है फ़लसफ़ा, यानी कि ऐसी किताब जो कि साइंस है, जो कि इन डीप स्टडी करती है, ठीक है, किसी भी चीज़ के तय में जाती है, उसको हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें ना, तो ये देखें, जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लॉ। और कौन सी स्टडी, किस लॉ की स्टडी? इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस टोटली सब्जेक्ट आपका इस्लामियात से रिलेटेड है, जो आपने एलएलबी पार्ट 1 में या पार्ट 2 में पढ़ी थी, ठीक है, या आप जो एफएससी लेवल तक पढ़ते आ रहे हैं। इसमें नमाज रोज़ा का तो नहीं जिक्र इतना, लेकिन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ेंगे कि हमारा जो कुरान है, जहाँ से हम जितने भी कवानीन इनको ड्राइव करते हैं, क्योंकि हमारी ये जो स्टेट है ये इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान या इंडिया में एक स्टेट है, लेकिन उन सब स्टेट्स के जितने भी कवानीन बनते हैं वो सारे कुरान से ड्राइव किए गए। तो आपने एलेबोरेट करना है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में कि कुरान की ऐसे कौन कौन से अहकाम हैं जिनको बाद में जो पार्लियामेंट है लेजिस्लेट करती है, कानून में कन्वर्ट करती है। आपने फिर वहाँ से आयात उठानी है, फिर उनको रिलेट करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ये सवाल अटैम्प्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह फिर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आपके हनफी, शाफी, हम्बली
मालिकी, इन सब को आपने एलेबोरेट करें, इनकी क्या टीचिंग्स थी, क्या क्या इन्होंने इकट्ठा किया, क्या क्या काम किया, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, वो आपने एलेबोरेट करनी है। फिर आपने बताना है कि इस्लाम के अंदर पनिशमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर कोई इंसान जिना करता है तो उसको कितने कोड़े मारे जाएंगे, अगर कोई इंसान शराब पीता है तो उसको क्या नुकसान, क्या पनिश किया जाएगा, अगर कोई इंसान चोरी करता है तो उसको क्या पनिश दी जाएगी। आपने इस्लामिक पनिशमेंट्स की बात करनी है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में। फिर आपने इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में एविडेंस की बात करनी है कि शहादत का जो कॉन्सेप्ट है, शहादत वो नहीं, शवाहत जो होता है एविडेंस, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो हम गवाह पेश करते हैं अपने इस्लामिक हुदूद वाले केसेस में, जिसमें आपकी हद अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया, उसमें जब आप गवाह पेश करते हैं तो गवाह की क्या कैपेसिटी होगी, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, इनसे जब आप डील करते हैं तो आप फिर इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ते हैं। फिर आप इसमें देखेंगे कि क्या खतून की गवाही इस्लामिक कवानीन में या इस्लामिक क्राइम्स में एडमिसिबल है, क्या उसकी गवाही को माना जाता है या नहीं, इसको आप एलेबोरेट करेंगे। किन केसेस में खातून की गवाही को माना जाता है, किन केसेस में खातून की गवाही को नहीं माना जाता, इन सब को आपने डिटेल में पढ़ना है। फिर आपने पढ़ना है कि एक इंसान की कॉन्ट्रैक्ट जो है, इस्लाम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके क्या एसेंशियल्स होते हैं, कैसे इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इन सब को आपने एलेबोरेट करना है। बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। सेकंड आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब आपने इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो आपके लॉज है ना वो कैसे इवॉल्व हुए, किस किस सोर्स से आए, ये टोटली सब्जेक्ट वो है जो आप एलएलबी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। यानी कि आपकी लेजिस्लेशन क्या है, जैसे आपको पता है लॉ मेकिंग अथॉरिटी लेजिस्लेशन कहलाती है ना, लेजिस्लेशन क्या है, कैसे सोर्स ऑफ लॉ है, कैसे वो कानून बनाती है, आपका प्रेसिडेंट क्या है, आपकी कस्टम्स क्या हैं, आपकी लीगल राइट्स क्या हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, ओनरशिप का क्या कॉन्सेप्ट है, पोजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर आपका टाइटल क्या है, पर्सन क्या है, फिर थेरी जो हमने पीछे पढ़ी ऑस्टिन की थेरी थी, फिर उसके बाद वो आपकी ग्रैंड नाम्स वाली थेरी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थेरी थी, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर यहाँ पर इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, उसकी क्या डेफिनेशंस है, क्या स्कोप है, क्या काइंड्स हैं, इन सब को आपने एलेबोरेट करना है इस सब्जेक्ट में। दोनों सब्जेक्ट ये टू मच इजी हैं आपके एलएलबी पार्ट 3 में, और यही आपको मार्क्स सिक्योर भी करवाते हैं। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें हमने जो कि डिस्कस किया दो पार्ट्स हैं, एक बरतानिया का है, एक अमेरिका है। दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने टोटल सेक्शंस नहीं पढ़ने, आपने जस्ट उनको ओवरऑल स्टडी करना है कि बरतानिया में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, बरतानिया में पार्लियामेंट को इतना सुप्रीम क्यों समझा जाता है, क्यों उसकी बातें अटल होती हैं और वो कोई भी कानून बना सकती है, क्यों बरतानिया की पार्लियामेंट को एक हर काम करने की आज़ादी होती है, वो स्याह सफ़ेद की मालिक क्यों होती है। फिर बरतानिया में जो क्राउन का सिस्टम है, किंगशिप है जो वहाँ पे, उसके बारे में बताएं। फिर बरतानिया में जो जुडिशरी है वो क्या काम करती है, बरतानिया में जो कस्टम्स होती हैं उनका क्या काम है, क्या रोल प्ले करती हैं, कन्वेंशंस क्या है वहाँ की, वहाँ का इंसाफ क्या है, अदालतें किस तरह से होती हैं, ओवरऑल आपने कॉन्सेप्ट लेना है, इसमें सेक्शंस नहीं आपने पढ़ने, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने अमेरिका के भी सेक्शंस नहीं पढ़ने जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, ऐसा नहीं है वहाँ पे। आपने ओवरऑल उनका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन है, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, उनकी जुडिशरी कैसे काम करती है, उनका कोर्ट्स की हिरार्ची क्या है, कोर्ट्स के क्या क्या नाम है, कोर्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, वहाँ पर क्या राइट्स दिए जाते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की खसूसियात क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इमर्ज की जाती हैं, इंडल्ज की जाती हैं, फिर बेसिक राइट्स क्या दिए जाते हैं, लिबर्टीज़ क्या हैं। फिर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा, फिर आपने दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में भी सवाल आता है कि दोनों को कंपेयर करें, दोनों की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर करें। तो ये बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़े तो थोड़ा सारा काम बोरिंग हो जाता है, लेकिन इन दोनों में उसने लिटरेचर को थोड़ा सा रखा हुआ है हाथ में। ओवरऑल आपने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जस्ट के रट्टा आप कह सकते हैं, आपने समझना है, इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत मज़े की हैं। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी दो पोर्शन है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इसमें आपने सेक्शंस को पढ़ना है, इसमें आपने पूरे का पूरा जो एक्ट है ना उसको आपने पढ़ना है, और एक एक सवाल को कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, मुआहदा हम कैसे अपने कोर्ट्स में लेके जा सकते हैं, पार्टीज की कैपेसिटी क्या होगी, कौन कौन सी पार्टीज मुआहदे में आ सकती है, कौन से बंदे मुआहदा नहीं कर सकते, फिर आपकी बेलमेंट क्या इसके अंदर होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप डिस्कस करेंगे। फिर आपका हाफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे, अगर कोई खिलाफवर्जी करता है, कोई गबन या फ्रॉड वगैरह करता है, फिर आपको क्या रेमेडी मिलेगी, इन सबसे रिलेटेड आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। ये भी मजे का सब्जेक्ट क्योंकि आप डेली लाइफ में इससे यूज टू रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें आप सेल परचेज वाले मामला पढ़ेंगे। ये भी एक्ट है, बिल्कुल छोटा सा है, सेल्स ऑफ गुड्स, यानी कि ये पेन मैंने आपको सेल कर दिया, बेच दिया, इसमें सारे मामला क्या होते हैं, कैसे मैं बेचूंगी, कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, पैसे मुझे कैसे देंगे, क्या मोड ऑफ ट्रांसफर होगा, क्या चीज़ें हम देखेंगे, क्या फॉर्म्स होगी, क्या उसके एसेंशियल्स होंगे, इन सब से आप पढ़ेंगे, बहुत ईजी है ये भी।
उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड इजमेंट टू मच इजी सब्जेक्ट है। ये वो सब्जेक्ट है जिसे पर्सनली मैंने एक साल में 3 4 5 6 दफ़ा मैंने पढ़ा भी था, इसको हिफ्स भी किया था और अपने सारे कोलीग्स को भी तैयारी इसकी करवाई थी। तो ये टू मच ईजी है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स 80 मार्क्स का है और ये टू मच ईजी है। ये भी बेयर नहीं है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है, इवन दो कि ये आपका कानून लिखा हुआ ही नहीं है ओवरऑल। यानी कि अगर कोई इंसान आपको थप्पड़ मारता है तो आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में सो रहे हैं तो कोई दूसरा म्यूजिक चलाता है तो आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। अगर आप बैठे हुए कुछ आदमी पे गोलियां चलाते हैं आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान गार्बेज या गली में बहुत ज़्यादा आपकी डिस्टर्बेंस हो रही है आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। कहीं से स्मेल आ रही है, कोई वीडियो नहीं उठाई जा रही कूड़ा, आप वहाँ पर केस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे माइनर लेवल के जो होते हैं ना, जो हम रिव्यूली देखते भी और इग्नोर कर देते हैं, उनको भी लॉ ने प्रोटेक्ट किया, वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आते हैं। तो ये ऐसा है ना, ये इस कोर्स में ये जब चीज़ें आप पढ़ेंगे ना तो आपको इर्द गिर्द की चीज़ें से भी आगाही होगी, आपको इर्द गिर्द की चीज़ें भी समझ आने लग जाएंगी और आपको पता चलेगा कि यू आर स्टडिंग द वकालत। आपको आप एडवोकेसी पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा, आपको मामला सॉल्व करने का दिल करेगा कि मेरे फिर आपको एक प्रोटेक्शन भी मिलेगी, एक सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। कोर्ट जब आप ब्लैक कोट पहनते ही चीज़ें पढ़ते हैं। अब मैंने जैसे आपको टॉर्ट्स में बताया कि अगर आप अपने घर में सो रहे हैं, कोई म्यूजिक चलाता है तो आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। तो आप फिर जाके सीना तान के कहेंगे भाई तुम म्यूजिक कम करो, तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको सिक्योरिटी करती हैं, लेकिन आपने इसका मिस यूज़ नहीं करना, किसी की अच्छाई के लिए आप करें। अगर पब्लिक एट लार्ज को किसी जगह से कोई मसला हो रहा है, वहाँ पे कूड़ा है बहुत ज़्यादा, तो आप गार्बेज को उठवाएं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई वायोलेशन कर रहा है, ब्रीचमेंट कर रहा है, तो आपको तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, आपने पढ़ी हुई चीज़ें, आप जाकर वहाँ से रोकें। तो आपने ये सोसाइटी की वेलफेयर के लिए करना है, इसको पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपका ईजमेंट एक्ट है, ये भी टू मच ईजी है। ईजमेंट क्या होती है कि देहाती इलाकों में यूजुअली आपकी जो फसलें होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ट्यूबवेल एक की फसल में लगा होता है तो आप वहाँ से बंद बना के दूसरे की फसल में भी पानी छोड़ देते हैं ताकि वहाँ पे भी पानी जा सके, तो इसे हम ईजमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा घर दूसरे घर के साथ अटैच है तो मुझे पानी लेके जाने के लिए उसके घर से गुजरना पड़ता है। तो मैं, हालांकि वैसे तो हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में इन्वेजन नहीं कर सकते, हम नहीं गुजर सकते, ये तो ट्रेस पास है, लेकिन ईजमेंट के तहत मुझे ये राइट्स मिलते हैं कि मैं अगले की प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकती हूँ अपने पर्पज़ के लिए, अपने जो हमारा लीगल राइट है उसके लिए। तो ईजमेंट से ये सब चीज़ें आती हैं, टू मच ईजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ में कुछ जनरल क्रिमिनोलॉजी आपने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है, जिसमें आपने पढ़ा क्राइम क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, क्राइम क्यों होते हैं, क्रिमिनल लॉ क्यों कैसे सपोर्ट करता है, क्रिमिनल्स किस किस काइंड के होते हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या है, कोर्ट्स क्या काम करती हैं, पुलिस क्या काम करती है, जेल कैसे बनाए जाते हैं, कोर्ट्स की हिरार्ची क्या होती है, फिर जुवेनाइल्स के जो काउंसलिंग सेंटर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, इनकी काउंसलिंग कैसे की जाती है, डिफरेंट थेरीज क्या है, वो सब आप पढ़ेंगे। टू मच इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद पीपीसी है, पीपीसी पढ़ने का आपको इतना मजा आएगा कि आप पास, क्योंकि इर्द गिर्द आप देख रहे होते हैं क्राइम्स, किडनैपिंग हो रही होती है, आपके इर्द गिर्द मर्डर हो रहे होते हैं, उसके बाद थेफ्ट चोरी हो रही होती है, उसके बाद आपके ये रेप केसेस हो रहे होते हैं, और कोई इंसान जो है वो अगले पर्सन को धमकियां दे रहा होता है, उसे डिटेन कर देता है पर्सनली और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में, उसको मतलब कन्फाइन कर देता है, किसी जगह रोक देता है, गायब कर देता है उसको, या उसको किसी जगह बंद कर देता है। तो ये सब केसेस हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। तो जब इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पीपीसी में आपने सेक्शंस के साथ पढ़ना है। 302 का अगर केस आया तो आपने क्या सज़ा देनी है, फलां का केस आया, थेफ्ट आया तो थेफ्ट में क्या सज़ा देनी है, कोई इंसान चोरी करता है तो क्या करना है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं कर रहा तो उसको कैसे सज़ा दिलानी है, क्या सज़ा उसको होगी, अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो क्या सज़ा होगी, कोई आपको धमकी देता है तो आप उसको क्या सज़ा करवा सकते हैं। तो इससे आपका जो इल्म है ना वो एक वुसअत इख्तियार कर जाएगा। फिर उसके बाद हुदूद ऑर्डिनेंस है। इसमें ये होता है कि जब भी कोई क्राइम किया जाता है ना, या तो आप पीपीसी के तहत उसे सज़ा देते हैं या आप हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत देते हैं। अगर आप हुदूद ऑर्डिनेंस में जाएंगे तो उसमें वो चीज़ें आएंगी जो कुरान और सुन्नत में सज़ाएं बताई गई हैं। जैसे अगर कोई शराब पीते उसके लिए कोड़े हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई चोरी करते तो उसका हाथ काट दिया जाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, या फिर क्राइम की नेचर पे डिपेंड करता है कि आपने किधर जाकर उसको पनिश करवानी है। अब चोरी पे आप पीपीसी के तहत उसे सज़ा भी करवा सकते हैं जेल वगैरह की, और हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत आप उसका हाथ भी कटवा सकते हैं। लेकिन यह कि हुदूद ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो गवाह है वो काफ़ी मुश्किल होता है कि उसमें आपको प्रूव करना होता है कि वाकई में इस इंसान ने ये काम किया, तो फिर हुदूद ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंट होता है, अदरवाइज वो पीपीसी में फिर सजाएं हो जाती हैं। तो ये टोटली आपका सिलेबस था, सारे सब्जेक्ट्स आपके टू मच इंटरेस्टिंग है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एलएलबी पार्ट 3 आपकी असली वकालत आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें आप क्रिटिकल एनालिसिस में जाएंगे, इसमें आप रिलेट करेंगे चीज़ों को, इसमें आपको पता चलेगा कि आप वाकई में एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं।
आपको वाकई में चीज़ों की समझ आने लगेगी, आपके इर्द गिर्द आपको पता चलेगा अच्छा ये मामला है जिसको मैंने इग्नोर कर दिया, मैं इसको सुलझूँ, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं सॉर्ट आउट करवा सकता हूँ। आपको अपने आप में पता चलेगा, अपने आप पे एक प्राउड फील होगा कि येस आई एम एबल, आई एम अवेयर ऑफ ऑल लॉस। आपको लॉस का पता चलेगा। तो दिल लगा के इनकी स्टडी करें, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आपके आगे जाके भी काम आएंगी और आप अभी में भी इनको पढ़ के इनकी इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ करवा सकते हैं। तो ये आपका टोटल सिलेबस है, टू मच ईजी है, तो हमने एक एक करके इनकी सीरीज़ भी बनाई है। आप उधर से जाकर डिटेल वीडियोस फॉर प्रेपरेशन ऑफ पेपर्स और फॉर योर कॉन्सेप्ट्स आप इनको देख सकते हैं। थैंक यू।